हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। तो भाई स्वागत है आप सबका एक और प्यारे से नन्हे से मुन्ने से लेक्चर में माइंड मैप सीरीज के, जहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले सेंटर ऑफ मास। काफी छोटा, काफी प्यारा, काफी आसान टॉपिक है और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन बन जाता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा भी है। ठीक है, तो छोटा सा पार्ट है, फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ले भैया आओ, शुरू करते हैं फटाफट से। ले भैया आओ। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास होता क्या है? सेंटर ऑफ मास अगर बेसिकली बात की जाए कि सेंटर ऑफ मास चीज क्या है तो समझेंगे। सेंटर ऑफ मास क्या है? पूरी बॉडी का, पूरे निकाय का वह बिंदु जहां पे सारा का सारा द्रव्यमान केंद्रित आप लोग मान सकते हो। ठीक है, तो भैया के पास क्या है? पूरी बॉडी का वह बिंदु जहां पे संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, आप उसको क्या कहते हो? सेंटर ऑफ मास आप उसको कहते हो। ठीक है क्या? अच्छा सर, इसको बोलने का एक तरीका मेरे पास और भी होता है, पहले जरा इसका मतलब समझते हैं। समझो कि हमारे पास क्या है, एक समान संरचना है। कि हमारे पास कोई ऐसी संरचना है, कोई ऐसी वस्तु है जिसमें क्या ना बिल्कुल एक जैसे सिमेट्रिक वस्तु होती है ना। सिमेट्रिक जैसे हमारे पास एक त्रिभुजाकार प्लेट है। अच्छा, एक त्रिभुजाकार प्लेट हो सकता है। एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है ना। ठीक है बच्चों, एक मिनट कोई, आप माइक थोड़ा ठीक करता हूँ, एक मिनट रुकना, एक मिनट। हाँ जी ठीक है, सुनो मेरे पास क्या है, जैसे मान लो त्रिभुज प्लेट है, एक त्रिभुज आकार की प्लेट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास, आप इसका सेंटर, इसका केंद्र कहाँ मान सकते हो? बिल्कुल बीच में। यस सर, बिल्कुल चलेगा। आप इसका सारा का सारा द्रव्यमान इसके बिल्कुल बीचों बीच यहाँ मान सकते हो सर। जी हाँ, कि मान लो मेरे पास एक डिस्क है। डिस्क समझते हो? डिस्क, हाँ सर, एक डिस्क है मेरे पास, ऐसे डिस्क है, तो इसका सारा का सारा द्रव्यमान आप लोग क्या है, इसके सेंटर यहाँ पे केंद्रित मान सकते हो। तो इनको आप लोग क्या कहते हो? सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे असल में होता नहीं है सारा मास, बस आप मान लेते हो। ठीक है, कि असल में सारा मास तो पूरे के पूरे सरफेस पे एक समान रूप से बटा हुआ है, लेकिन आपको ऐसा फील, आप ऐसा उसको मान सकते हो कि भाई सारा द्रव्यमान वो सेंटर पे रखा हुआ है। अच्छा सर, इसको बोलने का एक तरीका मेरे पास और भी होता है। सर क्या? एक तरीका इसको बोलने का हमारे पास ये भी होता है कि अगर बात की जाए कुछ ऐसे, तेरे पास क्या, द्रव्यमान केंद्र पर लगाया गया बल, बाह्य बल पूर्ण स्थानांतरित गति प्रदान करता है। मतलब कि मान लो कोई वस्तु है, उसका सेंटर ऑफ मास है, अगर आप लोग वहां बल लगाते हो तो आपको वस्तु सिर्फ और सिर्फ सरकता हुआ दिखाई देता है, वो कभी घूमेगा नहीं। मतलब कि समझ कि मान मेरे पास क्या है, जैसे एक छड़ है। छड़ है सर, छड़ का अपना खुद का एक द्रव्यमान केंद्र होता है सर। बिल्कुल होता है। मान लो सेंटर पे, ओहो सेंटर की बात करूं, सेंटर ये मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, अब ये है कि सर बात का ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अब अगर आप लोग इस पे कोई बल लगाते हो तो वस्तु सिर्फ और सिर्फ आगे सरकेगा, ट्रांसलेट करेगा, घूमेगा नहीं। ट्रांसलेट मतलब होता है स्थानांतरण होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाएगा बिना अपना विन्यास बदले। भाई ऐसे वर्टिकल रखा है तो ऐसा का ऐसा वो आगे चला जाएगा, है ना। लेकिन अगर इसी छड़ पे मैंने बल, इसी छड़ पे अगर बल आपका सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं और लगाया होता, अगर मान लो भैया आप बल यहां लगाओगे सर, तब क्या होगा सर? तब वस्तु आपकी आगे भी जाएगी और साथ में घूमेगी भी। सही, तो भैया आपकी वस्तु में दोनों काम आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या होता है ऐसी कंडीशन मेरे पास क्या है, जब आपने बल लगाया सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी और बिंदु पे, यह वस्तु आपका स्थानांतरित गति, स्थानांतरित गति प्लस आपका घूर्णन गति, दोनों तरह की गति एक साथ ये दिखाएगी। ठीक है भाई, इसको चलना भी है और घूमना है, तो दोनों तरह के पास में काम हो जाएंगे, दोनों तरह के काम इसमें हो जाएंगे। तो भाई सेंटर ऑफ मास सिंपल सा फंडा क्या है सर? सेंटर ऑफ मास पूरे निकाय का वह बिंदु होता है जहां पे आप लोग सारा का सारा द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हो, या फिर पूरे निकाय का वह बिंदु जहां पे लगाया गया बाह्य बल केवल और केवल स्थानांतरित गति प्रदान करता हो। चलेगा? हाँ सर, सिंपल सी बात है। अब से मेरे पास क्या है कि नोट, इसमें एक टर्म मेरे पास और भी आता है, एक टर्म आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, भार केंद्र जिसको आप लोग कहते हो। ठीक है, तो क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वीय केंद्र। हाँ सर, अब जनरली बच्चों को लगता है कि सर दोनों पॉइंट हमारे पास सेम होते हैं। नहीं, दोनों सेम नहीं होते, दोनों की परिभाषा बिल्कुल अलग होता है। द्रव्यमान केंद्र हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास मेरे पास क्या है सर? द्रव्यमान केंद्र से मेरे पास वह बिंदु है जहां पे सारा का सारा द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हो। दूसरा आपका जो गुरुत्वीय केंद्र होता है, इसका मतलब क्या है कि पूरे निकाय का वह बिंदु जहां पे आप लोग इसका ग्रेविटी फोर्स, mg फोर्स लगा सकते हो, जहां पे आपका mg फोर्स लगाया जा सकता है, उसको बोलते हैं आपका गुरुत्वीय केंद्र। अब जनरली क्या होता है, अगर वस्तु बहुत छोटी होती है तो उनके लिए क्या होता है, आपका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही बिंदु पर आते हैं।
इसलिए कभी इनमें हमें फर्क फील नहीं होता है। तो बहुत छोटी जब वस्तु होती है तो छोटी छोटी वस्तुओं में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही बिंदु पर आता है, इसलिए इतना फर्क महसूस नहीं होता है। लेकिन दोनों में फर्क होता है। मेरे पास क्या है, वह बिंदु जहां पर ग्रेविटी फोर्स कार्य करता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, गुरुत्वीय केंद्र कहोगे। सर इसका थोड़ा फीलिंग समझाओ। इसकी फीलिंग इतनी सी है कि मान लो मेरे पास कोई वस्तु है, ये वस्तु है कि सर मैं इसको कहां से टांग दूं, कहां पे इसको लटका दूं, किस पॉइंट से इसको लटका दूं ताकि ये अपने आप से ना घूमे। मतलब समझो ये छड़ है, अगर मैं इसको इस किनारे से बांध के लटका दूं तो क्या होगा सर, घूमेगा। घुमा गया, हाँ सर। सर अगर मैं इसको यहां से पकड़ू सर तब भी घूम रहा है। तो मैं अगर इसको यहां से पकड़ू तो तब भी घुमा सर, यहां से पकड़ू तो सर अब नहीं घुमा, यहां से पकड़ने में बिल्कुल नहीं घुमा है सर, यहां से पकड़ो तो घूमेगा, है ना, यहां पकड़ो तो भी घूमेगा, यहां पकड़ूंगा सर तो भी घूमेगा। खाली एक ही बिंदु ऐसा था जहां पे ये नहीं घुमा, नहीं घुमा। बस सिंपल सी कहानी है। तो होता क्या है, पूरी बॉडी पे आपका वह बिंदु जहां पे ग्रेविटी फोर्स कार्य करता है, अगर वस्तु को उसी बिंदु से लटका दो तो वस्तु कभी भी अपने आप नहीं घूमेगा, वो वहीं पर रुक जाता है जहां पे उसको रखा गया है। समझ रहे हो क्या? हाँ सर, बात एकदम समझ पा रहा हूं। तो ये आपको क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अब हालांकि नॉर्मल कंडीशन में आपको इनमें फर्क महसूस नहीं होगा। ये फर्क आपको सिर्फ तब दिखता है जब वस्तुओं का आकार बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तब ये आपको अलग अलग महसूस हो सकते हैं। अदरवाइज तो दोनों अपने लिए सेम ही चलेगा। ठीक सर, आगे बात करते हैं। अब सेंटर ऑफ मास भैया हम निकालेंगे तीन तरह के सिस्टम का। तीन तरह के सिस्टम्स का आप लोग सेंटर ऑफ मास निकालोगे, जिसमें सबसे पहला नाम मेरे पास क्या है, विविक्त कणों का निकाय, डिस्क्रीट मास सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हमारे पास बहुत सारे छोटे 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 मास होते हैं, पॉइंट मास। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मास होता है और उनका सेंटर ऑफ मास आप लोग निकालते हो। ठीक है, मेरे पास कि एक द्रव्यमान है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और सबका अपना अपना स्थिति सदिश होगा। भाई इसका कितना r1 वेक्टर, इसका कितना r2 वेक्टर, इसका कितना r3 वेक्टर, ऐसे सभी का अपना अपना स्थिति सदिश होगा। तो जब कभी आपसे पूछे कि भैया इन सारे निकाय का सेंटर ऑफ मास मेरे पास कहां होगा, उसका स्थिति मेरे पास क्या होगा, तो सेंटर ऑफ मास का स्थिति निकालते हो इस फॉर्मूला से, m1 r1 m2 r2 m3 r3 डिवाइड में कितना, टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ठीक है, मेरे पास क्या है, आर क्या आपका पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। अच्छा सर, स्थिति सदिश में क्या होता है, स्थिति सदिश में आपके पास x की दिशा होती है, मतलब x में कितना दूर है, y में कितना दूर है, z में कितना दूर है, वो सब कुछ उसमें होता है स्थिति में। याद करो, x i के, y j के, z k के। हाँ सर, तो आप चाहो तो सेंटर ऑफ मास का केवल x निर्देशांक भी निकाल सकते हो, केवल y भी निकाल सकते हो, खाली z निर्देशांक भी निकाला जा सकता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि सेंटर ऑफ मास का x निर्देशांक, सेम फॉर्मूला से m1 x1 m2 x2 m3 x3 सबको जोड़ लेंगे, डिवाइड में क्या है, टोटल मास m1 m2 m3 सबको जोड़ लेंगे। सेम तरह से अगर आपसे सेंटर ऑफ मास का y निर्देशांक पूछेगा, सेम फॉर्मूला m1 y1 m2 y2 m3 y3, z पूछे तो m1 z1 m2 z2 m3 z3। हाँ सर, तो ऐसे हमारे पास डिस्क्रीट मास सिस्टम का आप लोग सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। सर ठीक है। दूसरा मेरे पास आता है आपका सतत द्रव्यमान वितरण। मेरे पास क्या है, जब मास आपका पॉइंट मास नहीं हो, एक सिंगल बॉडी है, एक सिंगल बॉडी सर ऐसा हो सकता है, या एक सिंगल बॉडी मेरे पास ऐसा हो सकता है, या सिंगल बॉडी मेरे पास क्या है, ये आपका आईपैड हो सकता है, या सिंगल बॉडी में आपका फोन हो सकता है। सर जी हाँ, तो एक कोई भी सिंगल बॉडी आपको उसका सेंटर ऑफ मास पता करना है तो इसको बोलते हैं सतत द्रव्यमान वितरण। के भैया एक सिंगल बॉडी है, उस पूरे पे आपका द्रव्यमान बटा हुआ है। ठीक है, तो सतत द्रव्यमान वितरण के लिए सेंटर ऑफ मास हम लोग निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो एक सिस्टम है, एक छोटा सा टुकड़ा उसमें ले लेंगे, तो छोटा सा लेंगे अल्पा सा कितना dm, उसका लेंगे यहां से मेरे पास क्या, स्थिति सदिश, जी हाँ r वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे किसी सिस्टम का अगर पूरे निकाय का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहेंगे तो वो निकलेगा इस फॉर्मूला से, r dm बटा dm। समाकलन, r क्या है, छोटे से अल्पांश की दूरी, और dm मेरे पास क्या है, छोटे से अल्पांश का द्रव्यमान, तो r dm का इंटीग्रेशन बटे में इंटीग्रेशन dm। ठीक है बॉस, चलेगा। तो ऐसे आप लोग क्या करोगे, rcm निकालोगे, RCM निकालोगे। सर ठीक है, अगर मान लो आपको सिर्फ और सिर्फ x निर्देशांक निकालना है तो r की जगह पे x डाल देना, तो xcm बराबर xdm अपॉन dm, y निकालना है तो ydm अपॉन dm, z निकालना है तो zdm अपॉन dm। आप लोग इस फॉर्मूला का यूज करके उनका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। ठीक सर। अगर मेरे पास क्या है, संयुक्त द्रव्यमान निकाय, इसमें क्या होता है सर, इसमें मेरे पास क्या है, बड़ी बड़ी वस्तुएं, एक नहीं 2 3 4 5 कितनी हो सकती है,
तो दो तीन बड़ी बड़ी वस्तुओं का निकाय है भैया कि एक आदमी दूसरा आदमी, एक आदमी दो आदमी, एक आदमी तीन आदमी, एक बोतल एक आदमी, दो बोतल एक आदमी, दो आदमी दो बोतल, चार आदमी दो चार बोतल। ठीक है, बोतल की बात कर रहा हूं नॉर्मल पानी की, आप लोग कुछ ना समझे। ठीक है, तो बात समझते हैं, तो नॉर्मल कंडीशन है। तो दो तीन अलग अलग वस्तुएं होती है और आपको ऐसे सिस्टम का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना होता है। तो मान लो पास क्या है सर, एक वस्तु पहली वाली है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में रहेगा, दूसरी वस्तु उसका सेंटर मास उसके बीच में रहेगा, तो इसका पूरा द्रव्यमान आपने यहां मान लिया, उसका पूरा द्रव्यमान आपने यहां मान लिया, और इनके बीच में कुछ दूरी हमारे पास डी आया होगा। तो क्या होता है, अब आपको ऐसे सिस्टम का नेट जो होता है ना, ऐसे सिस्टम का टोटल सेंटर ऑफ मास हमें निकाल के देना है। तो मान लेते हैं, तो क्या होता है भैया, इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है टू मास सिस्टम का, जो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, टू मास सिस्टम का ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है। क्या बोलते हैं कि सर ये मान लो इन दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास मेरे पास यहां पर है, ये ब्लू वाला, यस सर, इसका सेंटर ऑफ मास मेरे पास क्या है, यहां पर है, और इस सेंटर ऑफ मास की पहले द्रव्यमान से दूरी कितना r1 है और दूसरे से इसका दूरी कितना r2 है। तो क्या होता है, टू मास सिस्टम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये जो दूरियां होती है वो द्रव्यमान के उल्टे अनुपात में बढ़ जाती है। दूरियां r1 r2 द्रव्यमान के उल्टे अनुपात में बढ़ जाती हैं। अच्छा, और ऐसी कंडीशन में अगर मैं आपसे r1 पूछूंगा तो r1 क्या निकलेगा, खुद का अनुपात m2, अनुपातों का योग डन, और टोटल दूरी कितना d। सेम तरीके से अगर आप लोग r2 निकालना चाहोगे तो r2 का अनुपात m1, अनुपातों का योग m1 प्लस m2, और टोटल दूरी कितना मेरे पास d निकल कर आ जाएगा। क्या ये बात सभी को एकदम 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 क्लियर है क्या, बोलो हाँ है ना। तो जी हाँ, चलेगा एकदम बढ़िया शानदार तरीके से सर, ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा, बेहतरीन। ओके सर, जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखो 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 क्या कहते हैं, देखो क्या बोलता है सर, अब मेरे पास क्या, टू मास सिस्टम जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, टू मास सिस्टम। ठीक है, हमारे पास क्या है कि दो छोटे छोटे पॉइंट मास है m1 और m2, उनके बीच में कितना दूरी d दे रखा है, तो उनका सेंटर ऑफ मास उनके बीच में कहीं आएगा। अब से बीच में कहीं कहीं पर भी हो सकता है, बीच में कहीं कहीं पर भी आ सकता है भाई, कहीं पर भी बन सकता है। तो ऐसी कंडीशन भैया उसके सेंटर ऑफ मास का हमें निकालना है, क्या है, स्थिति निकालेंगे सर। ठीक है, तो मान लो भैया कि ये दूरी r1 है, ये दूरी r2। मैंने आपको अभी बताया कि टू मास सिस्टम के लिए, दो द्रव्यमान के निकाय के लिए हम हमेशा कहेंगे कि उनकी जो दूरी है, किसकी, सेंटर ऑफ मास की, दोनों द्रव्यमान से जो दूरी होगा, सेंटर ऑफ मास का दोनों द्रव्यमान से जो दूरी होगा वो द्रव्यमान के उल्टे अनुपात में बढ़ जाता है। तो r1 बटा r2, m2 बटा m1 होगा। सर क्या बात, मजा आया। और इससे एक बात और समझ में आती है सर, क्या, देखना, r1 के उल्टे में m1 है, मतलब r समानुपाती है 1 बटा m, मतलब m जितना ज्यादा होता है दूरी उतना कम आता है। तो यहां से एक बात कह सकते हो कि सर सेंटर ऑफ मास हमेशा भारी द्रव्यमान के नजदीक में रहेगा। m का वैल्यू ज्यादा मतलब भारी, दूरी कम होना मतलब नजदीक है सर। जी हाँ, वही तो हम लोग ये कह रहे हैं, बात करेक्ट है। चलेगा, दौड़ेगा, शानदार। ओके, फिर बात करते हैं मेरे पास इस सिस्टम के लिए। इस सिस्टम के लिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, पता होना चाहिए डेंसिटी, द्रव्यमान घनत्व। अब बचपन से हम तो एक ही फॉर्मूला पढ़ते हैं, ऐसा कौन सा, द्रव्यमान का द्रव्यमान बटे आयतन, यही पढ़ते हो। घनत्व का सिंपल फॉर्मूला बचपन से एक ही तो पढ़ा है सर। जी हाँ, द्रव्यमान बटे आयतन, यही तो होता है घनत्व। बिल्कुल सही बात। लेकिन सर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तीन तरह की डेंसिटी, रेखीय, आपका सतहीय और आपका आयतनीय। जरा बच्चे को रुकना, थोड़ा सर दर्द होने लग गया है, चश्मा हमें लगा लेना चाहिए वरना आंखें फूट जाएंगी, आंखें हमारी फूट जाएंगी। ठीक है दोस्तों, सर जी हाँ जी हाँ जी हाँ, शानदार। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो बात करते हैं, तो कहानी अब कुछ ऐसी है कि मेरे पास मास डेंसिटी पे तीन तरह की, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी। सर आप एक बार इनका हिंदी में नाम लिख दो, मैं लिख देता हूं। देखो बात क्या था, तो बोलते हैं रेखीय, रेखीय द्रव्यमान घनत्व, कि जब आपका द्रव्यमान किसी एक रेखा पे, एक लाइन पर बटा हुआ हो। तो इसके एग्जाम्पल देना, तो देखो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं भाई, एक पतला सा वायर, एक पतला तार। भैया मेरे पास क्या, मान लो एक पतला तार है, तो पतले तार, ये तार है, ये तार है,
ये पतला तार है सर, इसकी लंबाई पर आपका सारा द्रव्यमान बटा हुआ होगा, तो इनके लिए आप लोग क्या है लैम्बडा यूज करोगे। अब सर वायर चाहे ऐसे सीधा रहे या इसको मोड़ के आप लोग रिंग बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोलते हैं वायर हो सकता है, वायर या पतला रोड हो सकता है, या मेरे पास रिंग हो सकता है, इन सभी के लिए आप लोग रेखीय द्रव्यमान घनत्व का इस्तेमाल करते हो। ठीक सर। अगला नाम मेरे पास क्या है सर? अगला नाम मेरे पास क्या है? सरफेस मास डेंसिटी, इसको बोलते हैं सतहीय सतहीय द्रव्यमान घनत्व। सतहीय द्रव्यमान घनत्व आप लोग इसको कहोगे सर। जी हाँ। तो सिग्मा क्या होता है? मास अपॉन एरिया। ये क्या था? मास अपॉन लेंथ। सर ठीक है। सर ये क्या लिखा है? डीएम बाई डीएक्स। देखो ये तो पूरी वस्तु के लिए कि पूरी वस्तु का द्रव्यमान m और पूरी का लंबाई l। फॉर सिंपल एग्जांपल कि मान अभी आपने क्या लिया सर, आपने से ले लिया छोटू सा छड़ लिया होगा, तो टोटल द्रव्यमान m और टोटल लंबाई इसका l आपने ले लिया, तो कुल द्रव्यमान बेटा कुल लंबाई। हाँ, हो सकता है कि कभी कभार एक छोटा सा अल्पांश लेना पड़ जाए, तो छोटे से अल्पांश की बात करूं, छोटा सा टुकड़ा, यस सर, इस छोटे से टुकड़े का द्रव्यमान कितना डीएम लोगे और इसकी जो लंबाई होगा वो कितना डीएक्स लिया जाएगा। तो फॉर्मूला अभी भी वही है, द्रव्यमान बटे उसकी लंबाई, तो द्रव्यमान डीएम बटे उसकी लंबाई डीएक्स। सर बहुत बढ़िया, ऐसे इसको यूज कर सकते हो, चलेगा, दौड़ेगा, शानदार। अच्छा यह बात करता हूं, सतहीय द्रव्यमान घनत्व आपका क्या है? सरफेस मास डेंसिटी। तो ये जो आपका होता है ये तब इस्तेमाल करते हैं जब आपका दिया हुआ द्रव्यमान एक सरफेस पे बटा हुआ होता है, एक एरिया पे बटा हुआ होता है। तो एरिया मतलब सर प्लेट हो सकता है, डिस्क हो सकता है। हाँ सर, तो जब मेरे पास क्या होता है द्रव्यमान आपका किसी एक छोटे से टुकड़े में बटा हुआ हो। बात करते हैं, बात करो क्या करेंगे, मेरे पास क्या है आपका होगा, एक तो एरिया, प्लेट कह दो, डिस्क कह दो, है ना, इस आपकी ऐसी सरफेस आपका मास बटा हुआ होता है। ठीक है, तब आप लोग इसका इस्तेमाल करते हो मास अपॉन एरिया। ये केजी प्रति मीटर में आएगा, ये केजी प्रति मीटर स्क्वायर में आएगा, और मेरे पास कौन सा आखिरी में? आयतन। जब आपका पूरा का पूरा द्रव्यमान किसी आयतन पे एक समान रूप से बटा हो, क्या बोलते हैं इसको? आयतनीय द्रव्यमान घनत्व। ठीक सर, चलेगा। तो रो इज इक्वल टू एम बाय वी। सर जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, चलेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे जरा बात करते हैं, क्या मेरे पास आएगा सर? एग्जाम्पल कि मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास सॉलिड स्फीयर है, ठोस गोला है, यस सर। क्या मेरे पास क्या हो सकता है? सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, ठोस बेलन हो सकता है। सब बिल्कुल सही बात है। तो 3D संरचनाएं जो होती हैं उनमें आपका ये वाला डेंसिटी हमारे पास काम आता है। क्लियर है क्या सर? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बढ़िया, एक नंबर। बच्चे 1 मिनट रखेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं आगे। तो भैया देखो 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 देखो, अरे तुम कहाँ गए बीच में, साइड में हटो। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, ये आपका हो गया आयतनीय द्रव्यमान घनत्व। तो मेरे पास क्या है, 3 तरह की डेंसिटी होती है, केजी पर मीटर, केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर क्यूब। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास दिया गया वस्तु का संरचना कैसा है, उसकी आकार आकृति कैसी है, उसके हिसाब से हम लोग क्या है ये डेंसिटी डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमें यूज करना होता है। ठीक है, चलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, कुछ बेसिक से फंडामेंटल फॉर्मूला जो आपको याद रखने पड़ेंगे। आपको डायरेक्टली याद रखना है इन चीजों के बारे में। समझो, मेरे पास क्या है, नोट, हमारे पास क्या है, रोड है, रोड मतलब समझते हो, छड़ है। मेरे पास क्या है, छड़ आपको दिया गया कि आपको छड़ का सेंटर ऑफ मास आपको निकाल कर देना। हमारे पास क्या है, ऐसी एक छड़ है, इस छड़ का हमें सेंटर ऑफ मास निकाल कर देना कि मेरे पास इस पूरी एल लंबाई और एम द्रव्यमान की छड़ का सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा। अब जनरल दिमाग तो यही बोलता है सर बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। डिपेंड करता है कि इस पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रखा है, इस पे द्रव्यमान का वितरण किस तरह से हो रखा है, उस पर निर्भर करता है। अगर मैं कहूं कि भैया इस पे द्रव्यमान का वितरण एक समान, सब जगह पे का डेंसिटी सेम है, अगर सभी जगह पे डेंसिटी सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में सेंटर मास बिल्कुल बीच में आता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एक जनरल हमने दिया है फॉर्मूला, लैम्बडा समानुपाती x की पावर n। अगर मैं कहता हूं कि लैम्बडा समानुपाती x की पावर 0, जो समझते हो, 0 मतलब 1 हो जाएगा। यस सर, मेरे पास क्या है, लैम्बडा का वैल्यू होगा कांस्टेंट। जब लैम्बडा कांस्टेंट होगा तो इस फॉर्मूला में जरा डालना, इस फॉर्मूला में अगर आप लोग डालोगे XCM, कितना मेरे पास आएगा, n+1, तो 0+1 1 l डिवाइड में 0+2 2, तो l/2। यस सर, तो ऐसी कंडीशन में सेंटर मास का बिल्कुल बीच में आता है।
तो मान लो ये लैम्बडा समानुपाती x की पावर 1 होता तो यहां पे डालते 1 + 1 2/3, तो 2L/3 मेरे पास उसका आंसर आता। तो इस सिंपल फॉर्मूले का यूज करके आप लोग दिए गए छड़ के लिए सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, अगर आपको उसकी डेंसिटी के बारे में पता है तो, ठीक है। और एक जनरल कंडीशन के हमारे पास क्या है, ax + b के सर x की पावर 1 भी है और नियतांक भी है, तो इसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास आना चाहिए L/2 पे, और x की पावर L के हिसाब से 1 के हिसाब से यहां पे सेंटर ऑफ मास आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट मेरे पास आता है और सेंटर ऑफ मास इनके बीच में कहीं गिर जाता है। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, L/2 और 2L/3 के बीच में आएगा जब ऐसी कोई समीकरण मेरे पास होगा, ठीक है, चलेगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अब ये मेरे पास क्या है, कुछ सामान्य संरचना है जिनके सेंटर ऑफ मास कहां होते हैं वो आपको दिए गए हैं, या आपको रट के रखना है, या आपको रटना है, इसको घोट के पीना है, कैसा है, क्यों आया, कैसा है ना, कोई मतलब नहीं है, हमें डायरेक्टली बस इनकी वैल्यूज को याद रखना पड़ेगा और कोई इलाज इनका नहीं है, ठीक है। अब बस क्या है, त्रिभुजाकार प्लेट आधार से h/3 ऊंचाई पर है ना, अर्ध वलय अर्धवृत्ताकार वलय है आपके सेंटर से ऊपर है ना, बिल्कुल बीचों बीच 2r/π की दूरी पर। केंद्र हमारे पास क्या है, अर्धवृत्ताकार चक्ति होता है, यहां से कितना 4r/3π ऊपर। आपका अर्धगोलीय कोश है, यहां से r/2 ऊपर। अर्ध ठोस गोला है 3r/8 ऊपर। ठोस शंकु h/4, खोखला शंकु h/3। ये आपको रटने पड़ेंगे, ये घोट के आपको पीना ही पड़ेगा, इसका और कोई इलाज नहीं है। और ऐसे मेरे पास क्या है, दो फॉर्मूले और भी हैं। वृत्तीय चाप मेरे पास क्या है, एक रिंग है, रिंग को आपने तोड़ लिया है, पूरी रिंग को तोड़ के एक छोटा टुकड़ा आपने निकाल लिया जो कि केंद्र पर कितना, केंद्र पर आपका थीटा कोण बना रहा है। केंद्र मेरे पास क्या है, थीटा कोण बनाता है। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास क्या होता है, सॉरी कोण थीटा नहीं, कोण बनेगा 2 थीटा, कोण बनाता है 2 थीटा। तो क्या ऐसी स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास सी यहां पर होगा, तो बिंदु O से यहां तक की जो दूरी होता है XCM, वो कितना होगा, r sin θ/θ, मतलब कि इस पूरे कोण का आधा, ये कितना 2 थीटा है, वहां पे आधा वैल्यू आपको डालना रहेगा। याद रखें सर, थीटा यहां पे किस में आएगा, रेडियन में, ठीक सर, किसमें आएगा मेरे पास, रेडियन में आएगा, सर चलेगा। वहां बात करते हैं सर, अगर मेरे पास क्या है, चक्ति है, चक्ति समझते हो, चक्ति मतलब एक ठोस संरचना है प्लेट के आकार की, और मेरे पास क्या है, आपका पूरे का सेंटर तो यहां पर है और जो सेंटर ऑफ मास वो मेरे पास यहां पे आएगा। तो इनके बीच का ये जो दूरी है XCM वो निकालेंगे इस फॉर्मूला से, 2r sin θ/3θ। थीटा को बोलता हूं, ये पूरा दोनों किनारे मिलकर भाई कितना 2 थीटा कोण बनाते हैं, और आपको अभी भी थीटा किसमें, रेडियन में ही डालना रहेगा, ठीक सर चलेगा। उसके पास क्या है, ट्रंकेटेड सिस्टम, जहां मेरे पास क्या है, दी गई संरचना में से आप एक छोटा टुकड़ा निकाल लेते हो तो शेष बचे हुए भाग का सेंटर मास आपको निकालना होता है। अब इसके प्रॉपर मेथड तो मैं आपको क्लास के क्वेश्चन में करवाए हुए हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी इसके चैप्टर के मैं करवाऊंगा, लेकिन उसके अलावा एक डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। कौन सा, कि मान मेरे पास क्या ऐसे संरचना है, उसके किसी किनारे से, एकदम किनारे से आपने r/n त्रिज्या का टुकड़ा काट लिया। आपने ऐसे मेरे पास डिस्क हो सकता है या गोला हो सकता है, दोनों से आपने r/n त्रिज्या का आपने गोला बाहर निकाल लिया। तो ऐसे सिस्टम के जो बचे हुए भाग का जो सेंटर ऑफ मास होगा उस भाग से बिल्कुल उल्टा होगा, जहां से भाग काटते उससे उल्टा आता सर, क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा भारी वस्तु के नजदीक में होता है। तो यहां से हटा दिया, भारी भाग कौन सा रहा, पीछे वाला, तो सेंटर मास उस तरफ आपका सरक जाता है। और कितना सरका, RCM, यहां से कितनी दूरी उसकी आती है वो बात करता हूं। तो अगर मेरे पास ये क्या है, एक डिस्क है, एक चक्ति है, तो चक्ति के लिए आपका सेंटर ऑफ मास का जो दूरी आएगा वो r/n × n+1 होगा, r/n × n+1 होगा। छोटा सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, डायरेक्टली आपका शॉर्टकट चीज है, ठीक है। माइंड मैप में मैं आपको हर एक चीज बिल्कुल शॉर्ट करके दे रहा हूं कि कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होते हैं, आप लोग डायरेक्टली उनको यूज कर सकते हो। तो r/n × n+1 चलेगा, ओके सर। और ठोस गोला है, तो मान लो पास क्या ठोस गोला है, गोले से आपने टुकड़ा काटा, तो ऐसे सिस्टम के लिए आपका RCM कितना आएगा, r × n-1/n × n⁻³ सबसे छोटा तरीका हो सकता है। कॉन्सेप्ट भी हो, कॉन्सेप्ट भी इसका है, कल क्वेश्चन में करवाऊंगा, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन भैया ये शॉर्टकट है। जिनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि सर हमें तो डायरेक्ट दे दो फॉर्मूला, हमारा तो काम उससे हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला है, इससे आपका आंसर गारंटी हर बार आएगा, कंफर्म, गारंटी के साथ, ठीक है। चलेगा दोस्त, हाँ जी सर बढ़िया है, हम इनको रट लेंगे, घोट के पी जाएंगे शानदार तरीके से, बेहतरीन सर। आगे बढ़ते ले भैया, आगे बात करता हूँ, मेरे पास क्या है, कहाँ गया, ये रहा।
द्रव्यमान केंद्र का वेग और त्वरण। तो भैया जिस तरह से द्रव्यमान केंद्र का स्थिति आपने निकाला, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला इनके वेग का और त्वरण का ही मेरे पास होता है। जैसे कि देखो वेग m1 v1 m2 v3 सब ये क्या था अपन ने, हमने जब निकाला था स्थिति m1 r1 m2 r2 था, अभी क्या वेग है तो m1 v1 m2 v2 m3 v3 डिवाइड में क्या है टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 सर। जी हाँ, सेम टू सेम तरीके से बात करेंगे किसकी, एसीएम। एसीएम मेरे पास कितना आएगा m1 a1 m2 a2 पे प्लस करेंगे डिवाइड में कितना m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस ऐसे आप सबको जोड़ लोगे। ठीक सर। एक्सटेंडेड सा क्वेश्चन होता है कौन सा, पुली वाला, कि मेरे पास क्या है घिरनी है, घिरनी के रस्से से आपने दो वस्तुओं को टांग दिया है, टांगने के बाद अब आप इनको देख रहे हो तो मेरे पास क्या है, हमें चाहिए इनका त्वरण ए आपको चाहिए। तो इनका जो त्वरण मेरे पास होता है ए, याद करो कि ये आएगा नीचे क्योंकि भारी है, ये हल्का है तो ये ऊपर जाएगा, तो भारी माइनस हल्का, याद करो m2 माइनस m1 जी बटा कुल द्रव्यमान हास है, ये तो हम जानते हैं, ये तो इनके त्वरण है। लेकिन मैं कहता हूं इनका जो द्रव्यमान केंद्र आएगा जहां पे दोनों का द्रव्यमान आप लोग केंद्रित मान सकते हो, उसका कितना त्वरण आएगा, तो उसका फॉर्मूला ये है m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, डिवाइड में m1 प्लस m2 की पावर 2 इंटू जी, इसको आप ऐसे निकालो। ठीक सर, चलेगा सब, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा, एक नंबर, शानदार। अच्छा, अब यहां से कुछ छोटी मोटी बातें हैं द्रव्यमान केंद्र की गति को लेकर, समझो। हमने सब पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, कौन सा कॉन्सेप्ट, कि भैया किसी निकाय पे अगर बाहर से लगाया गया कुल बल 0 होता है तो उसका संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, याद है क्या, यस सर, कि अगर किसी निकाय पर बाहर से लगाया गया कुल बल 0 होता है तो उसका संवेग हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है, मतलब कि प्रारंभिक संवेग अंतिम के बराबर हमेशा रहता है। अच्छा सर, बात में एकदम समझ पा रहा हूं, समझ पा रहे हैं कैसा, जी हाँ, अगर आप लोग ये बात मेरी समझ पा रहे हो बहुत अच्छे से तमीज से, तो हम क्या कहते हैं कि यदि निकाय पर कुल बाह्य बल 0 होता है, कि बाह्य बल आपने कितना 0 रखा है, बाह्य बल कितना होता है डेल्टा पी बटा डेल्टा टी होता है। अब अगर ये 0 है तो यहां से क्या होता है, संवेग में परिवर्तन रहता है 0, मतलब प्रारंभिक संवेग क्या होता है, अंतिम के बराबर होता है। अब इसी के आधार पर क्या होता है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में बन जाते हैं और बने हैं कई बार। तो इसमें सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट जो बनता है, क्या बोलता है कि सेंटर ऑफ मास की गति की अवस्था अपरिवर्तित रहती है। सर मतलब गति की अवस्था का अपरिवर्तित रहने का मतलब क्या है, कि अगर सेंटर ऑफ मास आपका पहले रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा, अगर सेंटर ऑफ मास पहले आपका रेस्ट पे था तो वो बाद में भी रेस्ट पे ही रहेगा, वो जहां पहले था वो वहीं पे रहेगा जब तक उस पे बाहर से कोई बल ना आ जाए। तो वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा सवाल क्या होता है इसमें, क्या होता है, ये सवाल आपके जनरली वो वाले होते हैं कि मान लो कि मेरे पास दो निकाय हैं, दो वस्तुओं का निकाय है, चुपचाप बैठे हुए थे, अब इनके बीच में सर क्या है, म्यूचुअल अट्रैक्शन हो गया, आपस का आकर्षण बल आया। सर कौन सा आकर्षण, मान लो दो द्रव्यमान के बीच का गुरुत्वीय आकर्षण है, या दो आवेशों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है, दो न्यूक्लियस, दो नाभिकीय कणों के बीच में क्या है आपका न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है। तो कोई भी दो कण है वो अपने आपस के बल से आकर्षित हुए हैं, क्या हमने कोई बल दिया, नहीं सर, हमने कोई बल नहीं दिया। दो द्रव्यमान अपने आप अट्रैक्ट हुए, दो चार्ज अपने आप अट्रैक्ट हुए, या स्प्रिंग से बंधे हुए दो ब्लॉक अपने आप सरकते हुए एक दूसरे के पास आ रहे, हमने कोई बल नहीं दिया। तो ऐसी कंडीशन में जब कभी निकाय के दोनों द्रव्यमान, तीनों, चौथा, चारों, जितने द्रव्यमान है, जितने भी द्रव्यमान है, अगर वो अपने आप ही गति करते हैं तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास की जो स्थिति है वो नहीं बदलती है, जहां सेंटर ऑफ मास पहले था बाद में मेरे पास वो वहीं पे रहता है। तो हम क्या कहते हैं कि यदि निकाय प्रारंभ में रेस्ट पे हो तो मेरे पास क्या ऐसे गति कर ले, तब भी मेरे पास क्या सेंटर ऑफ मास की स्थिति नहीं बदलेगी और उसका वेग मेरे पास हमेशा सेम रहेगा। तो उसके लिए मेरे पास क्या कि अगर ये आपका डेल्टा एक्स यहां से रखता है तो दूसरा वाला गारंटी उससे उल्टा सरकेगा, ताकि सेंटर ऑफ मास उनके बीच में वहीं रह पाए जहां वो पहले था। तो m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 संवेग को संरक्षित रहने के लिए, कि भैया अगर एक यहां जाएगा तो दूसरा उससे उल्टा जाएगा, ताकि दोनों का संवेग आपस में कैंसिल हो पाए, एक वहां जाएगा तो एक यहां जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल करेंगे। ठीक सर, तो वही कहानी है कि मेरे पास m1 v1 बराबर m2 v2 होता है। वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय, तो v1 बनेगा डेल्टा x बटा टाइम, डेल्टा x2 अपॉन टाइम, टाइम टाइम कट जाएगा तो m1 डेल्टा x1 बराबर m2 डेल्टा x2। इस पे बहुत प्यारे प्यारे सवाल आते हैं, आपने देखा होगा
एक लकड़ी का पट्टा है, उस पर एक आदमी खड़ा होता है, वो चलता हुआ यहाँ पे जाता है, तो ये पट्टा आपका सरक जाता है। क्यों? ताकि सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं पे बना रहे। तो अगर ये आगे जाता है तो पट्टा थोड़ा सा आपका आगे सरक जाता है, इस तरह से सरकेगा कि दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो वहीं पे रहे जहां पे वो पहले था। ऐसे क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, ठीक है, चलेगा, डन सर। उसके हमारे पास क्या है, ये बॉम्ब ब्लास्ट रूल याद है, ये हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपको ये ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपको ये बातें ऑलरेडी बताई हुई, याद करो कि एक सिंगल बॉडी अपने आप ब्लास्ट होकर दो टुकड़ों में टूट गया, तो भैया क्या हुआ, संवेग को संरक्षित रखने के लिए कि प्रारंभ का संवेग कितना 0 था, बाद के संवेग को 0 रखने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करते हैं सर जी हाँ, तो इनका संवेग आपस में बराबर होगा, m1 v1 बराबर m2 v2 सर जी हाँ, बताया हुआ है। सेम टू सेम मेरे पास क्या है, एक द्रव्यमान 3 टुकड़े में टूट जाए तो भी उनका संवेग 0 बनाने के लिए अगर दो एक दूसरे से लंबवत जाते तो तीसरा उनके बीच में नहीं जाता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है सर जी हाँ, चलेगा। अच्छा, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा आपका होता है, वो होता है टक्कर, कोलिजन। तो जब कभी दो वस्तुएं आपस में टक्कर करती है तो टक्कर का सीधा सिंपल मतलब होता है संवेग का पुनर्वितरण। कि जब कभी दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं, एक दूसरे संपर्क में आती हैं, तो वो संवेग का करती है पुनर्वितरण। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? देखो, टक्कर जो हुआ वो अपने आप हुआ, दो वस्तुएं आई आपस में टकराई, हमने कुछ नहीं किया है। तो टक्कर वाली अवस्था में क्या होता है, हम बाहर से कोई बल नहीं देते हैं। बल अगर नहीं देते हैं तो संवेग मेरे पास जितना प्रारंभ में था उतना बाद में रहता है। तो जब कभी दो वस्तुएं टकराती हैं तो उनमें होता क्या है, केवल और केवल संवेग का पुनर्वितरण होता है, संवेग का पुनर्वितरण होता है। और सर ऊर्जा में ये बदलाव हो सकता है, ऊर्जा में बदलाव हो सकता है सर, वो डिपेंड करता है कि टक्कर किस तरह की है, ठीक है, तो अभी आपको बताते हैं। तो भैया टक्कर यहां मेरे पास होती है दो तरह की, एक सम्मुख टक्कर और तिर्यक टक्कर। समझना, जब कभी दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं, ध्यान सुना, कि जब कभी दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, देखना तो संपर्क में, हाँ सर संपर्क में, थोड़ा सा उसको दूर कर देते हैं, रुको, ये लो। तो जब कभी दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती है तो एक तो होता है संपर्क बिंदु जहां पे दोनों का कांटेक्ट हुआ, इसको बोलते हैं संपर्क बिंदु। अब संपर्क बिंदु पे क्या करें, दोनों वस्तुओं को छूकर जाने वाली एक लाइन खींचते हैं, यस सर, इसको बोलते हैं हम लोग उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं इसको? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक सर, स्पर्श रेखा। और आपके संपर्क बिंदु पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के लंबवत अगर आप एक लाइन खींचोगे तो इसको बोलते हैं टक्कर की रेखा। क्या बोलते हैं इसको? टक्कर की रेखा, कि जो भी आपके बल हैं वो इसी रेखा के अनुदिश आपके आते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टक्कर की रेखा बोलते हैं, लाइन ऑफ इंपैक्ट इसको कहा जाता है, कि इस लाइन के अनुदिशी दोनों वस्तुओं ने एक दूसरे पे क्या है, बल लगाया होगा। भाई एक ने दो को धक्का दिया इस तरफ, दो ने एक को धक्का दिया इस तरफ, अच्छा तो इनके बीच में जो ये बल आता है वो यहां पर आता है, और जहां बल आता है वहीं पे वेग में परिवर्तन आता है। तो याद रखेंगे कि जब कभी दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो उनके वेग में जो भी परिवर्तन होना है वो हमेशा टक्कर की रेखा के अनुदिशी होगा। जब कभी दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो उनकी गति में जो भी परिवर्तन होता है वो टक्कर की रेखा के अनुदिशी हमारे पास होता है। ये बात कंफर्म है, बोलो क्लियर है दोस्तों? हाँ सर, एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार, एक नंबर, ठीक है, चलेगा, तोड़ेगा, एक का, चल ठीक है। अब हमारे पास क्या है, टक्कर हमने बोला भाई दो तरह का, सम्मुख टक्कर और तिर्यक टक्कर। हम ये कहते हैं कि अगर दोनों वस्तुओं के प्रारंभिक वेग इस टक्कर की रेखा के अनुदिश होता है तो आप उसको कहते हो सम्मुख टक्कर। देखो मेरे पास दोनों वस्तुएं, हाँ सर, इनका संपर्क बिंदु ये रहा, टक्कर की रेखा भैया इनका ये बनेगा, और वस्तुओं के प्रारंभिक वेग इसी लाइन के अनुदिश है। वस्तुओं का प्रारंभिक वेग इसी रेखा के अनुदिश, देखो यहाँ पे पास v1, हाँ सर इसी लाइन पर है, दूसरा वेग v2 वो भी इसी लाइन पर है। तो जब वस्तुओं के प्रारंभिक वेग टक्कर की रेखा के अनुदिश होता है तब आप उसको सम्मुख टक्कर कहते हो, और अगर प्रारंभिक वेग आपकी टक्कर की रेखा से किसी कोण पर आ जाएं तो आप उसको क्या कहते हो, तिर्यक टक्कर आप उसको कहोगे। ठीक सर, चलेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं सम्मुख टक्कर की। तो भैया सम्मुख टक्कर की बात करें, सम्मुख सम्मुख सम्मुख, देखो
अब सम्मुख टक्कर में भैया सबसे पहले हमें एक चीज जरा सीखना पड़ेगा, क्या होता है ई एक मेरे पास क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, शायद इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग अपरूपण गुणांक बोलते हैं। ठीक है, एक बार नाम जरा कंफर्म कर लेना। ठीक है, जहां तक मुझे इसको अपरूपण गुणांक ही कहते हैं। ठीक सर, समझेंगे? ओके सर, चीज क्या होता है देखो समझाते हैं। हमने कहा कि जब कभी दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती, सर जब वो संपर्क में आती है पहले वो एक दूसरे को दबाती हैं फिर दूर भागती हैं। ठीक है, सर वस्तुएं इसका वेग ज्यादा होता है, सर आएगा टकराएगा दबाएगा फिर ये दूर निकल जाता है। तो होता क्या है, तो जब कभी दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं पहले वो एक दूसरे को दबाती हैं, अपने एक दूसरे की आकृति को बिगाड़ती हैं, फिर वापस दूर होती तो वापस ठीक होता। तो क्या होता है, शुरुआत में हमारे पास क्या होता है, चीजें एक दूसरे को बिगाड़ती है, तोड़ती है, मरोड़ती है, फिर वापस अपने पुराने शेप को प्राप्त करती है, पुराने आकार को प्राप्त करती है। तो क्या होता है, दो काम इसमें होता है। एक होता है आपके पास डिफॉर्मेशन, जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे के अंदर धस रही होती है, और एक आपका होता है रिफॉर्मेशन, जब वस्तुएं एक दूसरे से दूर जाती है। तो क्या होता है कि मेरे पास क्या है, दो तरह के आवेग, विकृति का आवेग और विरूपण का आवेग। विकृति से आवेग क्या होता है, संवेग का परिवर्तन। तो संवेग का परिवर्तन से कब, जब वस्तुएं एक दूसरे के अंदर घुस रही होती है, डिफॉर्मेशन। और संवेग का परिवर्तन जब वस्तुएं वापस एक दूसरे से दूर जा रही होती। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल करते हुए मेरे पास क्या होता है, एक छोटू सा बनता है फॉर्मूला ई, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बटे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बोले तो दूर जाने का सापेक्ष वेग, दूर जाने का सापेक्ष वेग, और इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच मतलब पास आने का सापेक्ष वेग, पास आने का सापेक्ष वेग। तो पास आने का सापेक्ष वेग, सर जी हाँ। तो एक बात कहते हैं कि मान लो कि ये कहानी है टक्कर से पहले, कि टकराने से पहले इनका ये हाल था और टक्कर के बाद इनका ये हाल हो गया। अच्छा, तो एक बात को जरा समझेंगे कि सर टक्कर करने के लिए पीछे वाले का वेग ज्यादा होना चाहिए, तो u1 बड़ा है u2 से। ओके सर, और टक्कर के बाद क्या दूर जाएंगे तो मेरे पास v2 बड़ा होगा v1 से। अच्छा, तो भाई क्या मेरे पास शुरुआत में u1 बड़ा होता है u2 से, बाद में v2 बड़ा होता है v1 से। तो भैया पास कब आएंगे, सब पास आएंगे टक्कर से पहले। तो पास आने का सापेक्ष वेग, पास आ रहे हैं क्या, यस सर, हमने बता रखा है जब दोनों वस्तुएं समान दिशा में चलता है सापेक्ष वेग आता उनको घटा के, तो u1 माइनस u2 सापेक्ष वेग आ गया। सर दूर जाने का सापेक्ष वेग, सर दूर कब गए, टक्कर के बाद। टक्कर के बाद ये दोनों समान दिशा में अंतर करके आप इनका सापेक्ष वेग निकालोगे तो v2 माइनस v1, सर आपने v2 माइनस v1 कर दिया। तो एक बार बताओ, यहाँ पे u1 आ गए, वहां पे v2 आ गए। बड़े महलाल, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा, बड़े में छोटा। ठीक है, देख पा रहे हो क्या, हाँ सर। तो ऐसे मेरे पास होगा। अब क्या होता है, जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो टक्कर के दौरान उनकी गतिज ऊर्जा का कुछ हिस्सा चला जाता है उनकी आंतरिक ऊर्जा में। ठीक है, और फिर वापस भी आता है। तो भैया पहले अंदर गया फिर वापस आता है। तो होता क्या है कि अगर मेरे पास होने वाले टक्कर में कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है, आपकी गतिज ऊर्जा जितनी शुरुआत में थी उतनी बाद में रहता है, तो ऐसी टक्कर को आप लोग क्या कहते हो, प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। कि भैया एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, तो ऐसी टक्कर के लिए E का मान, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मान, E का मान कितना, मेरे पास 1 आता है। अच्छा, समझ लो अगर मेरे पास क्या है कि ऊर्जा का कुछ हानि हुआ है, ऊर्जा की कुछ हानि हमारे पास हो रहा है, तो ऐसी टक्कर को आप लोग क्या कहोगे, अप्रत्यास्थ टक्कर कहोगे। तो एनर्जी लॉस क्या है, जीरो नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ मान मेरे पास आता ही आता है। अच्छा, उसके अलावा ए का वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 से कम होता है। ए का वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 से कम होता है। सर क्यों, क्योंकि डिफॉर्मेशन, टूट फूट ज्यादा होती है और वापस आना अपने पुराने आकार में थोड़ा कम होता है। तो टूटा फूटा ज्यादा, वापस आकृति में थोड़ा बहुत ही वापस आ पाया, तो क्या बोलते हैं इसको, ए का वैल्यू 1 से कम होता है। और पूर्णतः अप्रत्यास्थ, कंप्लीटली इन इलास्टिक मेरे पास जब होता है, तो ऐसी टक्कर में क्या होता है, आपका ऊर्जा का हानि सबसे ज्यादा होता है। मतलब कि कोई भी विरूपण, कोई भी रिफॉर्मेशन अपने पुरानी आकृति में 1% भी वापस नहीं आते हैं, कंप्लीट टूट फूटे भैया, कतई
खर्चा भारी भारी है, कहते हैं खर्चा भारी वाला। तो क्या होता है जब ये आपस में टकराते तो एनर्जी का लॉस क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। E का मान कितना, 0 होता है। और मेन बात याद रखने वाली कि वस्तुएं चिपक जाती हैं, टक्कर के बाद दोनों वस्तुएं आपस में चिपक जाती हैं, और ये मेरे पास होता है आपका पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर। सर क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहां से बनने की उम्मीद होती है, देखो सबसे ज्यादा उम्मीद या तो यहां से रहेगी या यहां से रहेगी। नंबर 2 का क्वेश्चन थोड़ा कम ही पूछता है, बाकी हमें आइडिया तीनों का होना चाहिए। अब देखो सर टक्कर चाहे कोई सी भी हो, टक्कर चाहे कोई सी भी हो, प्रत्यास्थ हो, अप्रत्यास्थ हो या पूर्णतः अप्रत्यास्थ हो, कोई से भी टक्कर हो, तीनों ही टक्कर में हमने बाहर से बल नहीं लगाया। अगर बाहर से बल नहीं लगाएंगे तो संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। तो प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग के मेरे पास क्या है, हमेशा ही बराबर आएगा। प्रारंभिक संवेग क्या होगा, हमेशा ही अंतिम संवेग के बराबर होगा। तो प्रारंभ में m1u1 m2u2, यस सर। अंतिम संवेग m1 v1 m2 v2, सर जी हाँ। मेरे पास क्या, प्रारंभिक संवेग हमेशा अंतिम संवेग के समान मेरे पास चलता रहेगा। क्या इसमें हमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर, बढ़िया है, शानदार है। यहां बात करते हैं अब हमारे पास कि सर टक्कर चाहे कोई सी भी हो, अगर हमें टक्कर के बाद का वेग निकालना हो, टक्कर के बाद हमें वेग निकालना हो तो आप लोग डायरेक्टली इन फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हो। भैया टक्कर के बाद पहली वस्तु का अंतिम वेग v1, पहले का वेग है 1 का है तो m1 माइनस e टाइम्स m2, 2 का वेग है तो पहले m2 e टाइम्स ऑफ m1, जिसका वेग है वो आगे, जिसका वेग है वो आगे, माइनस e इंटू दूसरा, e इंटू दूसरा, e इंटू दूसरा, ठीक है। डिवाइड में कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2, पहले की बात किया तो पहला वेग u1, दूसरे की बात किया तो दूसरा वेग u2, प्लस 1 प्लस ई 1 प्लस ई। ओके सर, यहां 1 आ चुका है, यहां पे 1 आ चुका है तो m2u2 डिवाइड में कुल द्रव्यमान, यहां पे 2 आ चुका है तो m1v1 बटे में कुल द्रव्यमान, सर डन है। और होने वाला ऊर्जा का हानि आप लोग निकालोगे इस फॉर्मूला से, सर ठीक है। 1/2 m1 इंटू m2 बटा m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मेरे पास टक्कर इलास्टिक है, अगर टक्कर आपके पास इलास्टिक है तो आप E का मान अपने आप इसमें 1 डाल देना, E का मान 1 माइनस 1 0, 0 से गुणा करो, एनर्जी लॉस कितना, 0 मेरे पास, ठीक सर। और अगर आप लोग मान मेरे पास क्या है, एन इलास्टिक कोलिजन है, अप्रत्यास्थ टक्कर है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, E का मान कितना है पास 1 से कम होगा। अब वो 1 से कम कितना, वो क्वेश्चन में आपको देगा, वो आप डाल के इसमें निकाल सकते हो, ठीक है दोस्त, चलेगा। और मेरे पास क्या, अगर कंप्लीटली इनइलास्टिक है, कंप्लीटली इनइलास्टिक है तो आप लोग इसमें क्या है, E का मान 0 डाल के सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक दोस्त, चलेगा सर, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, परफेक्ट, ठीक है। अब जब वस्तु किसी भारी वस्तु से टकराती है, मेरे पास कोई भी हल्की वस्तु किसी भारी वस्तु से टकराता है तो भारी वस्तु का वेग अपरिवर्तित रहता है। तो जब मेरे पास भारी वेग को हम लोग अपरिवर्तित मान रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप लोग संवेग संरक्षण नहीं लगाएंगे। ऐसे केस में आप लोग संवेग संरक्षण का नियम कतई नहीं लगाओगे, ना जी ना, बिल्कुल नहीं। तो क्या करेंगे, यहां पे आप लोग लगाओगे E का फॉर्मूला, E का फॉर्मूला लगा के आप लोग उनके अंतिम वेग प्राप्त करोगे। ये एक सिंपल सा फंडा है और ये आपको मैं कल की क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस में समझा भी दूंगा, ठीक है, बस चलेगा। अच्छा, तो मान लो किसी वस्तु को आपने ऊपर छोड़ा, आएगा टकराएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर टकराएगा फिर जाएगा, टकराएगा फिर जाएगा, तो क्या हमारे पास क्या, किसी वस्तु के बाउंसिंग वाले केस की बात करें तो हमारे पास क्या, हम जानते हैं कि जब कभी किसी वस्तु को h ऊंचाई से छोड़ते हो तो भाई जब वो टकराता है वेग v कितना, √2gh आता है, √2gh आता है। अच्छा, अब जब वस्तु टकरा के वापस ऊपर जाएगा, टक्कर हुआ है, जब कभी वो टकरा के ऐसे ऊपर जाएगा उसका वेग हमेशा E गुना हो जाएगा, मतलब अभी जो वेग है पुराने वाले का E गुना होगा, उसी वेग से टकराएगा फिर टकराएगा तो अब जो मेरे पास होगा वो अगेन पुराने वाले का E गुना होगा, फिर से कितना, E गुना हो जाएगा, फिर से कितना, E गुना हो जाएगा, तो लगातार ये E गुना होता चलता रहेगा। तो nv टक्कर के बाद जो भी मेरे पास वेग होगा वो e की पावर n गुना होगा v का, v मतलब प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग v का e की पावर n गुना, पहली टक्कर तो e की पावर 1, दूसरा टक्कर तो e की पावर 2, तीसरा टक्कर तो e की पावर 3, तो ऐसे आप लोग n का मान रखोगे जिस भी टक्कर की हम लोग बात कर रहे हैं। सेम तरीके से जब टकरा के ऊर्जा का हानि हुआ तो ऊंचाई कम प्राप्त होगा, थोड़ा और कम होगा, थोड़ा और कम होगा, तो nv टक्कर के बाद प्राप्त आपको जो ऊंचाई होता है अधिकतम वो e की पावर 2n से आएगा। n का मान 1 रखोगे तो पहली टक्कर, तो पहली टक्कर के बाद प्राप्त अधिकतम ऊंचाई e की पावर 2 इंटू 1, दूसरी टक्कर के बाद प्राप्त अधिकतम ऊंचाई e की पावर 2 इंटू 2, तीसरी टक्कर के बाद प्राप्त अधिकतम ऊंचाई e की पावर 3 इंटू 2। अच्छा, तो ऐसे इसका यूज कर सकते हो। सेम तरीके से भैया आपका गिरने में लगा समय कि भैया t टाइम जो लगता है गिरने का,
आने का टाइम, इसमें गिरने का टाइम, यहाँ का टाइम, यहाँ का टाइम, तो एनवी टक्कर के बाद गिरने का समय ए की पावर एन इंटू टी, और टी का फॉर्मूला कितना, अंडर 2h/g, हम सभी लोग जानते हैं। चल ठीक है। उसके अलावा सर जब कण लगातार आया, टकराया 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 टकराया, तो हमारे पास क्या है, चली गई कुल दूरी अगर आपसे पूछता है, चली गई कुल दूरी अगर आपसे पूछता है, भाई डायरेक्ट इसको याद रखेंगे, h इंटू 1 + e² अपन 1 - e²। सेम तरीके से टोटल टाइम मेरे पास निकलेगा इस फॉर्मूला से, टोटल टाइम मेरे पास उस फॉर्मूला से निकल जाएगा, स्मॉल t 1 + e अपॉन 1 - e। सर डन है, चलेगा, ओके सर। अब यहाँ पे क्या है, एक छोटू सा लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, बस बता देता हूं, छोटू सा, ठीक है, स्टार पॉइंट क्या बोलते हैं, यदि दो समान द्रव्यमान की, दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं, दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं क्या बोल रहे हैं, सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर करती हैं, सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर करती हैं तब उनका वेग परस्पर बदल जाता है, ठीक है, परस्पर बदल जाता है, ठीक सर, चलेगा। मतलब कि मान लो एक वस्तु है, दूसरी वस्तु है, ठीक है, ये आया वेग u1 के साथ, ये आया वेग u2 के साथ, दोनों का द्रव्यमान सेम है, और तक का क्या है, कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन। हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल मान लो कितना मेरे पास 2 है, ये कितना 3 है, तो हम कह रहे हैं कि टक्कर के बाद इनके वेग आपस में बदल जाएंगे। मान लो मेरे पास ये क्या था, a था, मेरे पास b था, तो a के पास अब कौन सा वेग होगा, जो b के पास था, तो b वाला वेग इसको मिल जाएगा 3, और जो a का वेग था वो b को मिल जाएगा कितना, 2। अच्छा, तो ऐसा कुछ होता है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान समान है, सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उनके वेग आपस में बदल जाते हैं। अच्छा, एक और स्टार पॉइंट, यदि दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं, दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं परस्पर तिर्यक ऑब्लिक, ठीक है, तिर्यक, अब प्रत्यास्थ नहीं है, तिर्यक प्रत्यास्थ टक्कर करती हैं, तिर्यक प्रत्यास्थ टक्कर करती हैं, तब टक्कर के बाद दोनों वस्तुएं परस्पर लंबवत दिशा में गति करती हैं, भैया कुछ स्पेशल केस है, और यही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा, इससे बाहर कोई कुछ नहीं पूछ रहा आपसे, गारंटी। क्या हमारे पास क्या है, एक वस्तु है A, द्रव्यमान m, किसी वेग u से आगे जा रही है, और दूसरी वस्तु है B जो प्रारंभ में रेस्ट पे, ये फिक्स केस है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है, आएगा टकराएगा, तो जैसे ये टकराएंगे या इससे टकराएंगे, तो संपर्क होने के बाद दोनों की जो गति है भैया, ये आएगा, इससे टकराएगा, तो ये वाली वस्तु यहां भाग जाएगी ऐसे वेग v2 के साथ, और जो ये वाली वस्तु टकरा के इधर भाग जाएगी, यहां भाग गया, कितना मेरे पास वेग हमने कितना v1 कह दिया। हो सकता है कि दोनों कोण मेरे पास क्या अलग अलग आ जाए, हो सकता है ये अल्फा हो, ये बीटा हो, पर कंफर्म है कि अल्फा प्लस बीटा कितना मेरे पास 90 डिग्री ही आएगा, कंफर्म गारंटी के साथ, हर बार आएगा। तो अगर ऐसा है तो इनके लिए आप डायरेक्टली कह सकते हो कि प्रारंभिक वेग जो होगा वो अंतिम वेग के परिणामी के बराबर रहेगा, रिजल्टेंट कंफर्म। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर पूछता है तो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो यही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा गारंटी के साथ, ठीक है। तो भाई सेंटर ऑफ मास का टॉपिक यहीं पे अपने पास होता है खत्म, ठीक है। तो आई होप सारी कहानी आपको एकदम क्लियर होगी, और रही बात अपने क्वेश्चंस की, तो हम करेंगे अगली क्लास में, बहुत मजा आएगा। तो जल्दी से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय।
लव यू, ठीक है।